गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ भाषा। हिंदी आचार्य चैनल के माध्यम से मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है जिसका नाम है एग्ज़ाम स्पेशल। अब एग्ज़ाम स्पेशल से पहले मैंने आपके लिए गुड फॉर ऑल सीरीज़ जो है वो निकाली थी, जिसमें मैंने आपको इन सभी टॉपिक्स के जो नोट्स हैं वो मैंने उसमें आपको दिए हैं और मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है। तो आज का अपना टॉपिक है भाषा। अब भाषा कहते किसे हैं, क्या इसकी परिभाषा होती है, क्या इसके भेद हैं, किन शब्दों के योग से ये बना है, कितने इसके भेद होते हैं, कितने इसके भाग है, रूप है, कौन कौन सी भाषाएं हैं, इन सभी के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले जो है विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को कहा जाता है। यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं वो क्या है, आपका विचार विनिमय है। और जब इसे बोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक कहते हैं। और जब उसे लिख देते हैं तो वो माध्यम क्या कहलाता है, लिखित कहलाता है। तो किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए, विचार विनिमय के लिए मौखिक एवं लिखित माध्यम ही क्या कहलाता है, आपका भाषा कहलाता है। भाषा सीखने का क्रम। अब कोई भी भाषा हो जाए, उसे सीखने का कोई ना कोई तरीका या क्रम जरूर होता है। तो उसी तरीके से हमारी जो हिंदी भाषा है उसे सीखने के लिए सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनने का कार्य करता है। तो सुनना जो है वो इसकी फर्स्ट स्टेप होती है। और इसके बाद जो है वो बोलना सीखता है। और जब बोलना उसको आ जाता है तो वो पढ़ना सीख जाता है। और जब पढ़ना उसको आ जाता है तो उसे लिखना सिखाया जाता है। तो किसी भी भाषा को सीखने का जो तरीका है, क्रम है, वो आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होगा। कई कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी ये प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपको ये क्रम याद होना चाहिए। अब है भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है आपकी संस्कृत की भाष धातु से। तो संस्कृत की भाष धातु और टाप प्रत्यय, संस्कृत में होता है आपका टाप प्रत्यय, हिंदी में उसको बोलते हैं आ प्रत्यय की योग से आपकी भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जहाँ आपका ये से चेंज करके दिया जा सकता है कि भाई इसमें से कौन से शब्द से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अलग अलग प्रत्यय दिए जा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि संस्कृत के भाष धातु, दूसरा जो श है आपका षटकोण वाला, और उसके भी नीचे हलंत आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आ प्रत्यय है। आ को जब बाहर निकाल लेंगे तो ये हलंत श जो है वो आपका बचेगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि संस्कृत की भाष धातु से और टाप प्रत्यय से आपके भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाष धातु का क्या अर्थ है? अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाष धातु का क्या अर्थ है। व्यक्त वाणी, बोलने वाली वाणी, या फिर लिखने वाली वाणी, या मौखिक वाणी, कुछ भी आपसे 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। अगर आपको सटीक जो आंसर है, उत्तर है, वो अगर आपको पता है, याद है, तो सीधा जो है आपका हाथ जो है वो आपके आंसर वाले ऑप्शन पे जाएगा। तो भाष धातु का क्या अर्थ होता है आपका, व्यक्त वाणी। जो भी हम बोलते हैं, व्यक्त करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। भाष धातु का यही अर्थ होता है। अब अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्य तौर से भाषा के कितने प्रकार हैं? तो मुख्य तौर से भाषा के जो प्रकार हैं वो आपके 2 हैं। अब यहाँ 2, 3, 4, 5 कितने भी ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर आपको पता हो कि इसके 2 प्रकार हैं। अब वो प्रकार भी कौन कौन से हैं? मौखिक एवं लिखित। मौखिक जिसमें बोला जाता है, लिखित जिसमें लिखा जा सकता है। अब इसके अलावा भाषा का एक अन्य प्रकार भी माना गया है जिसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो भाषा के मुख्य प्रकार में तो सिर्फ 2 ही प्रकार आएंगे, लेकिन तीसरे प्रकार में जो है आपका सांकेतिक प्रकार भी आता है। अलग से अगर सांकेतिक प्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो उसका अर्थ क्या होगा, संकेतों के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करना। अब है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। सीमित क्षेत्र में यानी कुछ ही क्षेत्र में, और स्थानीय रूप से जो भाषा बोली जाती है उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे, राजभाषा कहेंगे, या उपभाषा या बोली कहेंगे,
इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को हम बोली या उपभाषा कहेंगे। ये परिभाषा आपको ध्यान होनी चाहिए। जब ये परिभाषा आपको ध्यान होगी तभी आप ये बता पाओगे कि इसे बोली या उपभाषा कहते हैं। अब अगला जो प्रश्न है आपका, भाषा के प्रमुख भेद या रूप कितने हैं। तो ये थे आपके भाषा के प्रकार। अब है आपके भाषा के प्रमुख भेद या रूप। तो ये कितने बताए गए हैं, आपको 8 बताए गए हैं। इसमें आपको 7 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भाषा के प्रमुख रूप कितने माने गए हैं, 8 माने गए हैं। अब इन 8 रूपों के मैंने नाम भी आपको यहाँ दिए हैं कि ऑप्शन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई 4 नाम दे दिए, 4 में से 3 तो आपको भाषा के रूप दे दिए, एक अलग से कुछ दे दिया, तो आप उनको बता सको। तो फर्स्ट में आपका है मूल भाषा, व्यक्ति भाषा, उपबोली या स्थानीय बोली, आदर्श भाषा या परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्र भाषा, विशिष्ट भाषा और कृत्रिम भाषा। ये जो है 8 रूप जो हैं वो भाषा के आपके हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। अब है आपका अगला क्वेश्चन, हिंदी की बोलियां कितनी हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदी की बोलियां कितनी हैं। तो हिंदी की बोलियां जो है वो आपकी 5 है। हर एक प्रश्न जो है वो आपका डबल ट्रिपल हो रहा है। हर एक क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को समेटने का प्रयत्न किया है, जिससे कि कम प्रश्नों में ज़्यादा जो मैटर है, ज़्यादा जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो पाए। तो हिंदी की बोलियां कितनी है, 5 है। अब वो 5 बोलियां कौन सी हैं, वो प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपको 3 नाम जो है हिंदी की बोलियों के दे दे, एक नाम एक्स्ट्रा में अलग से कुछ दे दे, तो आप उनको बता सको। तो इसमें आपकी है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। ये 5 भाषाएं आपकी हिंदी की बोलियां हैं। अब है आपका प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है। तो आज हम जिस हिंदी को काम में ले रहे हैं उसे ही हिंदी खड़ी बोली कहते हैं। और ये जो खड़ी बोली का स्वरूप है, रूप जो है, वो कहाँ से निकला है, तो आपके ये पश्चिमी हिंदी से निकला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। पूर्वी हिंदी में कितनी भाषाएं शामिल है। अब देखो, मैंने आपको ऊपर बताया था हिंदी की बोलियों के 5 रूप, तो उनमें से जो आपका फर्स्ट है पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो इसमें 3 भाषाएं शामिल है। एक प्रश्न यहाँ बनता है। उसके बाद आपको 3 जो है पूर्वी हिंदी की भाषाओं के नाम दे देंगे, एक अलग से दे देंगे। तो आपको पूर्वी हिंदी की तीनों भाषाओं के जो नाम है वो याद होने चाहिए। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं इसमें, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 3 ही भाषाएं हैं इसमें, और तीनों भी आपकी कौन कौन सी हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं। इसी तरीके से आपका प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो अब पश्चिमी हिंदी जो है इसमें आपके 5 भाषाएं शामिल हैं। और उन 5 भाषाओं में कौन कौन सी है आपकी, खड़ी बोली है, ब्रज है, बांगरू है, बुंदेली है, कन्नौजी है। तो ये जो है आपकी 5 भाषाएं इसमें शामिल है। ये नाम भी आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि इनमें से भी 3 नाम पश्चिमी के देख करके एक नाम पूर्वी का दे सकते हैं। और उसके बाद आपको ये पता लगाना होगा कि ये 3 पश्चिमी के हैं और ये पूर्वी का है। अब है बिहारी की बोलियां कौन कौन सी हैं। तो आपको मैंने भाषा के जो 5 प्रकार बताए उन्हीं में से है आपकी बिहारी। तो बिहारी की बोलियां कौन कौन सी हैं, तो इनकी बोलियां हैं आपके मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये 3 भाषाएं जो हैं वो आपकी बिहारी की हैं। संख्या पूछें तो 3, और नाम पूछे तो आपका मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी की बोलियां कितनी हैं। अब हमारी जो भाषा है राजस्थानी, उसकी बोलियां कितनी है, 7। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि इसमें भी संख्या दी जा सकती है, 5, 6, 7, 8। कितनी है राजस्थानी की बोलियां, तो राजस्थानी की बोलियां जो है आपके 7 है। अब वो 7 कौन कौन सी हैं, मेवाड़ी, पहाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, मालवी, ढूंढाड़ी। तो ये आपकी जो है राजस्थानी की बोलियां हैं 7। अब है आपकी पहाड़ी हिंदी की बोलियां कितनी हैं। तो पहाड़ी हिंदी की बोलियां आपकी कितनी है, 3 हैं। अब वो 3 भी कौन कौन सी है आपकी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली। ये तीनों क्या हैं आपकी
भाषाएं हैं पहाड़ी हिंदी की। अब है भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल का रूप क्या कहलाता है? बोली, राष्ट्रभाषा, कृत्रिम भाषा, व्यक्ति भाषा। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा का सीमित और अविकसित और आम बोलचाल का यानी स्थानीय रूप क्या कहलाएगा? आपका बोली कहलाएगा। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब है भाषा की प्रमुख इकाइयाँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, पूछ भी लिया गया है एक बार तो एग्जाम में कि भाषा की प्रमुख इकाइयाँ कितनी हैं? तो भाषा की प्रमुख इकाइयाँ 5 हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इनका क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से ये चलनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है भाषा की प्रमुख इकाई है ध्वनि, उसके बाद है वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ये 5 जो है आपकी भाषा की प्रमुख इकाइयाँ हैं जिन्हें क्रमबद्ध रूप से आपको ध्यान रखना है। अब इसमें भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो संख्या का पूछा जा सकता है कि भाषा की इकाइयाँ कितनी है, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ आपको उत्तर करना है 5। इसी तरीके से आपको 5 में से 3 नाम दे दें और इसके अलावा एक नाम एक्स्ट्रा में कुछ अलग दे दें। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य ये भाषा की प्रमुख इकाइयाँ है। अब है मैथिली बोली है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसी 5 जो अपन ने प्रकार पढ़े हैं हिंदी बोली के, उनमें से किसी भी भाषा से कोई भी भाषा निकाल करके आपसे पूछी जा सकती है कि किस से है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि मैथिली बोली है, तो किस भाषा से निकली हुई है? ये बिहारी की बोली है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास किस भाषा के शब्दों से किया है? ये भी आपके अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल हम जो हिंदी खड़ी बोली पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, काम में ले रहे हैं, उसका शब्द भंडार कहाँ से आया? तो ये अपन को पता है कि हिंदी का जो विकास है वो संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत के शब्दों से ही आपके हिंदी खड़ी बोली ने अपना विकास किया है। अब यहाँ भी आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि संस्कृत भाषा से किया है, उर्दू भाषा से किया है, फारसी से किया है, किसी भी भाषा का नाम आपको दिया जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिंदी भाषा है, खड़ी बोली है, उसने अपना विकास जो है वो आपके संस्कृत भाषा के शब्दों से किया है। क्योंकि अपन देखते हैं जब काम में लेते हैं तो सबसे ज़्यादा अपन तत्सम शब्द लेते हैं और तत्सम शब्दों का रूप ही जो तद्भव है वो अपन काम में ले रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है मानव की व्यक्त वाणी, यानी हम क्या हैं? व्यक्ति हैं, मानव हैं, और हमारी जो व्यक्त वाणी है वो क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है, भाषा कहलाती है, या कोई भी और ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि मानव की व्यक्त वाणी क्या बनेगी? भाषा कहलाएगी। अब है मौखिक भाषा का प्रयोग किस तरह होता है? देखो इजी सा क्वेश्चन है कि हम जो बोलते हैं उसे मौखिक कहते हैं। अब वहाँ आपको उत्तर दिए हुए होंगे, ऑप्शन दिए होंगे कि जिसमें लिखा जाता है, जिसमें संकेत किया जाता है, जिसमें बात की जाती है, जिसमें संवाद किए जाते हैं, भाषण किए जाते हैं। तो ये अपन को ध्यान होना चाहिए कि आपसी बातचीत, भाषण एवं संवाद जो होते हैं वो आपके भाषा के मौखिक रूप में आते हैं, और जो लिखने में होगा वो आपके लिखित रूप में आएगा। अब है संविधान में मान्य शासन के कार्यों में प्रयुक्त तथा समस्त राष्ट्र में व्यवहार योग्य भाषा को क्या कहते हैं? कि हमारे संविधान ने जिसे मान्य किया है, शासन के कार्यों में प्रयुक्त होती है और समस्त राष्ट्र में व्यवहार योग्य भाषा को क्या कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। तो इसे हम कहेंगे राष्ट्रभाषा। अब है अगला क्वेश्चन जो है आपका, भाषा की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? पहले मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भाषा की इकाइयाँ कितनी हैं। तो भाषा की इकाइयाँ कितनी बताई थी मैंने आपको? 5 बताई थी। अब वो इकाइयाँ क्रमबद्ध रूप से कौन कौन सी हैं? 1 नंबर पे ध्वनि, 2 पे वर्ण, 3 पे शब्द, 4 पे पद और 5 पे वाक्य। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे 3 आपको दे दिए, ध्वनि दे दिया, वर्ण दे दिया, शब्द दे दिया,
और चौथा जो है वो आपको मुहावरे, लोकोक्ति, कोई भी नाम दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा की जो इकाइयाँ हैं वो ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य होती है। अब ये आपके होते क्या हैं, ये भी अपन इनको देखेंगे, इनकी परिभाषाएं। किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वह बोली क्या बन जाती है। यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय को अपन ने क्या कहा था, बोली कहा था। अब उसी स्थानीय में अगर साहित्य रचना की जाने लगी, साहित्य रचा जाने लगे, तो वही बोली क्या बन जाती है, आपकी भाषा बन जाती है। भारत सरकार द्वारा कितनी क्षेत्रीय भाषाएं मान्य हैं। तो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी संख्या आपकी है 16। मुख से निकलने वाली वाग यंत्र से उच्चारित प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को कहते हैं। यानी हम अपने मुख से, हमारे जो वाद्य यंत्र है, यानी अंदर से जो आवाज़ आती है, उच्चारित होती है, बोली जाती है, उस स्वतंत्र आवाज़ को, प्रत्येक को हमने क्या कहा है, ध्वनि कहा है। तो ये आपकी ध्वनि की डेफिनेशन भी बनती है। यहाँ आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, ध्वनि कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं, पद कहते हैं। तो आपको उत्तर पे टिक करना होगा कि उसे ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे कहते हैं। अब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं। जब वो सिंगल रहेगा तब तो वो क्या रहेगा, शब्द रहेगा। और जब उसे वाक्य में प्रयुक्त कर देंगे, हम कोई सेंटेंस उससे बना लेंगे तो वो पद बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है, वर्ण कहलाता है, शब्द कहलाता है, पद कहलाता है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या बनेगा कि पद कहलाता है। विशेष क्रम में लिखे गए सार्थक शब्दों के समूह को जो पूर्ण अभिप्राय व्यक्त करे उसे कहते हैं। यानी क्या होगा, विशेष क्रम में लिखे गए होंगे शब्द, कैसे होंगे, सार्थक होंगे, ना कि निरर्थक। उनका एक समूह होगा जो पूर्ण अभिप्राय यानी पूर्ण अर्थ व्यक्त करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे, शब्द कहेंगे, पद कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो यहाँ आपका उत्तर क्या बनेगा, वाक्य कहेंगे। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि को कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे और ऑप्शन में से आपको ये परिभाषा ध्यान होनी चाहिए जिससे कि आप हाथों हाथ ये बता सको कि इन्हें शब्द कहते हैं। शब्द बनेंगे किससे, एक या एक से अधिक वर्णों से ही आपके शब्द बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। यानी हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें जितनी भी ध्वनियाँ हैं उनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, उच्चारण स्थान तथा उच्चारण प्रयत्न। उच्चारण प्रयत्न यानी स्पर्श के आधार पर किया जाता है। जैसा कि अपन ने वर्ण विभाजन में पढ़ा था कि किस तरीके से कौन सा वर्ण जो है वो अपने मुख में कहाँ से उच्चारित हो रहा है और कहाँ स्पर्श हो रहा है। अंधे लोगों के लिए संकेत चिन्ह के रूप में लिखने पढ़ने के माध्यम को कहते हैं। अंधे जो लोग होते हैं जो देख नहीं पाते, उनके लिए कुछ संकेत चिन्ह बनाए गए हैं पढ़ने लिखने के लिए, और उस पढ़ने लिखने के माध्यम को नाम दिया गया है। वो भी एक तरीके की एक लिपि है। तो उस लिपि को क्या नाम दिया गया है, ब्रेल लिपि। उसको क्या कहा गया है, ब्रेल लिपि। अब है, मुख से उच्चारित स्वर व्यंजन ध्वनियाँ जब लिखित या लिपि रूप में प्रयुक्त होती है तब उन्हें क्या कहते हैं। यानी मुख से उच्चारित स्वर व्यंजन ध्वनियाँ जब लिखित या लिपि रूप में प्रयुक्त होती है तब उन्हें हमने क्या कहा है, भाषा कहा है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताए हैं, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम 2 नंबर जो हैं भाषा वाले टॉपिक के आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपके भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितना भी इसका मैटर है, उस
पूरे मैटर को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। और आप जो है इस टॉपिक को पूरे को पढ़ें, याद करें, जिससे कि आपके 2 नंबर जो है वो आसानी से आपको मिल सके। और इस फ्री बैठे टाइम में जो है आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। बार बार इसे रिवाइज़ करें, जिससे कि आपको ये याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में इनको आसानी से कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप हिंदी आचार्य चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।